हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 6 सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का यूनिट 2, जो कि जिसमें आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सीकनेस इन इंडिया और विदर्भाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। MSME इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। MSME यानी कि ऐसी एंटिटीज़ जो कि स्मॉल साइज़ होती है। ये स्मॉल साइज़ किस हिसाब से होती है? साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यानी जो एंटिटी में साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, स्मॉल है, ऐसे एंटिटीज़ को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में इंक्लूड किया जाता है। ये एंटिटीज़ इकोनॉमी के लिए काफ़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पीपल होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। साथ ही एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है ये इकोनॉमी में। MSME सेक्टर GDP का 8% कंट्रीब्यूट करता है, वही टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इसका 45% हिस्सा होता है और एक्सपोर्ट, हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा होता है। MSME को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो ये हम MSME एक्ट 2006 के हिसाब से दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, दूसरा है सर्विस एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जो एंटरप्राइजेस इंक्लूड होते हैं, एंगेज होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस बोला जाता है। वहीं सर्विस एंटरप्राइजेस यानी ऐसे एंटरप्राइजेस जो सर्विसेज रेंडर और प्रोवाइड करने में एंगेज होते हैं, उन्हें सर्विस एंटरप्राइजेस बोला जाता है। फरवरी 2018 में यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए, तो उस वक्त हमारे MSME की डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। MSME अब डिफ़ाइन किया जाता है एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मीडियम एंटरप्राइजेस उन्हें बोला जाता है जिनका एनुअल टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में होता है। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में एनुअल टर्नओवर होता है, और वही मीडियम एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में एनुअल टर्नओवर होता है। तो बेसिकली दोनों में सेम ही क्राइटेरिया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, बट यहाँ पे अलग अलग आपको क्लासीफाई करके दिखाया गया है। MSME सेक्टर हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया के पूरे प्रोडक्शन में 36.1 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ज़रिए ही आता है। कंट्री के GDP में अगर हम देखें तो इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टोटल 8% है। इम्पोर्टेंस ऑफ MSME, फर्स्ट है इट क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। MSME काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। काफ़ी सारे जो फ्रेश टैलेंट है, हमारे इंडिया में काफ़ी टैलेंट है, उसे ये MSME सेक्टर सपोर्ट करती है। चीप लेबर एंड मिनिमम ओवरहेड। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को संभाल के रखना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजर के हेल्प से, पर MSME सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। MSME सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है और इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड लेबरर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम होते हैं। फिर है सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर एंटरप्राइज। MSME काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू की जा सकती है,
और एमएसएमई में हमें कोई एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो ओनर है वही उसे मैनेज कर सकता है और ये सिंगल हैंडेडली भी रन किया जा सकता है। इसीलिए ये सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमएसएमई का। फिर है द मेन रोल इन द मिशन ऑफ मेक इन इंडिया। जो हमारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव ली है मेक इन इंडिया की, तो एमएसएमई की वजह से ये इनिशिएटिव काफ़ी आसान हो रही है। एमएसएमई हमारे इस ड्रीम का बैकबोन बन रहा है। इसके बाद प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं एमएसएमई सेक्टर में। फर्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। एमएसएमई को बैंक्स की तरफ से काफ़ी कम क्रेडिट मिलता है। बैंक एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड नहीं करती है। सेकेंड प्रॉब्लम है कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज़। अभी ग्लोबलाइजेशन का इरा चल रहा है और इसी ग्लोबलाइजेशन में एमएसएमई को इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का सामना करना पड़ता है, जो कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ काफ़ी क्वालिटी गुड्स बनाती है, वो भी चीप प्राइस में, और उनका सामना हमारे एमएसएमई सेक्टर को करना पड़ता है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही हमारी एमएसएमई सेक्टर काफ़ी रैपिडली डेवलप हो रही है, बट हमारे एमएसएमई का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुअर है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमेशा लो ही रहेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ जैसे फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और प्रॉब्लम और सीवियर होते जाती है। फिर है अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। एमएसएमई को रॉ मटेरियल, स्किल्ड वर्कफोर्स और कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है जो हमेशा उन्हें अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, और इस अनअवेलेबिलिटी के वजह से उन्हें प्रोडक्शन करना या फिर अफोर्डेबल प्राइस में कोई प्रोडक्शन करना थोड़ा सा दिक्कत वाली काम हो जाता है। फिर है लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एमएसएमई के पास या तो एडवांस टेक्नोलॉजी होती नहीं है, और होती है तो उन्हें पता नहीं होता, वो अवेयर नहीं होते उस बारे में, और इसीलिए उनका प्रोडक्शन करने का तरीका आउटडेटेड होता है और इसीलिए भी उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। फिर है लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। एमएसएमई सेक्टर इनोवेटिव चैनल नहीं अपनाता है मार्केटिंग के लिए। उनका एडवर्टीज़मेंट और सेल्स प्रमोशन काफ़ी वीक होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के तुलना में, और इसीलिए उनकी सेलिंग भी कम होती है। फिर है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भले ही आपको एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होता है, पर फिर भी कुछ चीज़ों के लिए हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़रूरी होता है, और वो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर में अच्छे से नहीं मिल पाता है, और इसीलिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये तो हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, प्रॉब्लम्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एमएसएमई में जितने प्रॉब्लम्स है उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशंस हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी। एमएसएमई सेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार करना और उनको अवेलेबल करा के देना, एमएसएमई सेक्टर के लिए अवेलेबल करा के देना, ये इससे काफ़ी मदद हो सकती है एमएसएमई सेक्टर को और ग्रो करने के लिए। फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ अ पैनल ऑफ कंसल्टेंट। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं मिलती है। एमएसएमई सेक्टर में जो भी होता है वो एक तो सिंगल हैंडेडली ही ऑपरेट होता है, तो उस वजह से काफ़ी सारे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाए तो वो लॉसेस ओनर बचा सकता है, इसीलिए एक पैनल बिठा सकते हैं कंसल्टेंट की, जिससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नीड्स। ऐसा कोई डिटेल्ड सर्वे होना चाहिए जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सी टेक्निकल और फाइनेंशियल नीड्स एमएसएमई को है, और उस सर्वे के बेसिस पे वो सारी अरेंजमेंट एमएसएमई के पास तक वो टेक्नोलॉजिकल नीड्स, वो फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक सजेशन हो सकता है। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। जैसा कि हमने देखा कि ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होते हैं, और ये एक प्रॉब्लम होता है। स्किल्ड मैन पावर नहीं होने के कारण उनके पास कई चीज़ों का नॉलेज कम होता है। इसीलिए अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं तो इनका नॉलेज बढ़ने में भी हेल्प होती है, और उसकी वजह से हमारी एमएसएमई सेक्टर भी डेवलप
कर सकती है और डेवलप कर सकती है। फिर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, बैंकिंग सिस्टम जैसा कि एमएसएमई सेक्टर को अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाने लगा और चीपर रेट में प्रोवाइड किया जाने लगा तो ये भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद बात हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेज जो कि सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के हाथों ओन्ड और मैनेज होते हैं, जैसे कि रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोर्ट्स एंड डिफेंस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस किए जाते हैं, उनका सारा फाइनेंस गवर्नमेंट के थ्रू आता है। पर कुछ अंडरटेकिंग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड होते हैं, पर वहाँ पर भी गवर्नमेंट ही ज़्यादातर डोमिनेट करती है। फिर है गवर्नमेंट मैनेजमेंट, जैसे कि फाइनेंस भी गवर्नमेंट के ही तरफ से आ रहा है, वैसे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस मैनेज भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद के ही डिपार्टमेंट में एंटरप्राइज को गवर्न करती है, मैनेज करती है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट किसी और पर्सन को नॉमिनेट करती है ताकि वो अंडरटेकिंग को मैनेज कर सके। इवन ऑटोनोमस बॉडीज़ जो होते हैं उन्हें भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। फिर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। भले ही हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, फाइनेंस मिल रहा हो, पर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होते हैं। पीएसयूज़ वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं डे टू डे खर्चों के लिए। फिर है पब्लिक सर्विसेज। ये सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का प्राइमरी एम यही होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे सोसाइटी को। इनका बिल्कुल भी एम ये नहीं होता कि ये प्रॉफिट अर्न करें। फिर है यूज़फुल फॉर वेरियस सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसी एक सेक्टर को ही हेल्प नहीं करता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प नहीं करता है, या सिर्फ उनके लिए ही काम नहीं आता है, बल्कि ये पूरे इंडियन इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्लान्स ये पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। शेयर इन नेशनल इनकम। इंडिया में पब्लिक सेक्टर का काफ़ी पॉजिटिव रोल है इकोनॉमी में इनकम जनरेट करने के लिए। सेकेंड है एबिलिटी टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर इसीलिए भी नेसेसरी है क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में होता है जहाँ पे वो बेसिक हैवी एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे जगह प्राइवेट एंटरप्राइजेस झिझकती है इन्वेस्ट करने से, बट पब्लिक सेक्टर यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। पब्लिक सेक्टर यूनिट हमारे बैकवर्ड रीजन को भी डेवलप करने का काम करता है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जितने एम्प्लॉयड हैं उसमें से 71% एम्प्लॉयज़ ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर यूनिट पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को क्रिएट करके हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट एंटरप्राइज का जितना भी सरप्लस है वो हम सेम इंडस्ट्रीज़ में री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो यूज़ किया जा सकता है हमारे अदर इंडस्ट्रीज़ के एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपांशन के लिए। इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। फिर है हेल्प टू अचीव गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्योंकि हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल करने के लिए या फिर उन्हें अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो जनरेट करते ही हैं, साथ में वो सेक्टर इम्बैलेंस जो हो रहा होगा, अगर सेक्टर इम्बैलेंस है कहीं तो वो भी रिड्यूस किया जाता है और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन
क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी जैसे हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम करता है कि वो इंपोर्ट को कम कर सकें, उसके कुछ सब्स्टिट्यूट ला सकें, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट ना करें और एक्सपोर्ट का बढ़ावा हो जिससे हमारे इकोनॉमी और अच्छी बन सके। चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का अगर एक्सपांशन होता है तो हमारे इकोनॉमिक पावर भी बढ़ती है और इसके वजह से इनइक्वालिटी जो होती है इनकम और वेल्थ में, वो भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसीलिए इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम रिड्यूस होने से जो पुअर पीपल हैं उनके लिए ये प्रॉफिट डाइवर्ट किया जा सकता है उनके पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मैकेनिकल इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है उसे भी काफ़ी असिस्ट किया है और इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं आइए जानते हैं। पहले है हाई लॉसेस। उन्हें काफ़ी कम मार्जिनल प्रॉफिट मिलता है और उन्हें काफ़ी लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है हर साल। फिर सेकेंड प्रॉब्लम है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काफ़ी होती है। इवन डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काफ़ी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है जिसके वजह से मैनेजमेंट में काफ़ी असर पड़ता है। फिर थर्ड है टेक्नोलॉजिकल गैप। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अभी भी अप टू डेट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रही है, वो अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से एक टेक्नोलॉजिकल गैप बन गया है और जिसके वजह से उन्हें काफ़ी कम अर्निंग होती है, काफ़ी लो यील्ड मिलता है उन्हें और कॉस्ट उनका बढ़ता है। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो वर्कर्स एंगेज होते हैं वो ज़्यादातर सिंसियर और उनके जॉब को लेकर डिवोटेड नहीं होते हैं जिसके वजह से काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है और उसके वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर है सरप्लस मैन पावर। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे काफ़ी ओवर स्टाफ होता है, यानी जितना आपको मैन पावर ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा मैन पावर वहाँ पे अवेलेबल होता है और इसके वजह से भी प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है एविल कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिट। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक एविल कंपटीशन यानी बहुत भयानक कंपटीशन चालू रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम इंडस्ट्री के अंदर भी रह के दोनों में एक काफ़ी कंपटीशन रहती है भयानक, जिसके वजह से पब्लिक सेक्टर को काफ़ी हद तक सफ़र करना पड़ता है। फिर है मैनेजरियल इनएडिक्वेसी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मैनेजरियल इनएडिक्वेसी से भी सफ़र करता है जिसके वजह से काफ़ी वेस्टेज होता है और फंड्स का लीकेज भी देखने को मिलता है। फिर है प्राइस पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक ही एम होता है कि वो मैक्सिमाइज़ करे प्रॉफिट, इसीलिए उनके प्राइजेस ऐसे लेवल पे डिटरमाइन किए जाते हैं जहाँ पर टोटल कॉस्ट कम हो और वो सफिशिएंट नेट रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सके। और वही अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट में देखें तो ये यूनिट्स कैसे होते हैं, ये सोसाइटी ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसेस हम लो ही रखते हैं भले ही कॉस्ट और प्राइजेस बढ़ ही क्यों ना रही हो। इसीलिए प्राइस का भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव। हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और एंटरप्राइज के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इस ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकेंड सोल्यूशन है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल। एंटरप्राइज साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से चलना चाहिए। सारे बिजनेस के सारे फंक्शनल एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए। पॉलिसीज़, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहना चाहिए। फिर है फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री करना चाहिए जिसके वजह से काफ़ी हद तक जो करप्शन या फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन।
क्योंकि ओवर स्टाफिंग होती है यहाँ पे, पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, साथ ही हमारे एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कॉस्ट कंट्रोल में नहीं रहता है, कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और इन सारी चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल लाएं और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की, तो हमारा काफ़ी हद तक कॉस्ट कंट्रोल में रह सकता है। और इस वजह से एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि फ़ायदेमंद होगा एम्प्लॉयज़ के लिए भी। फिर है पे फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि एम्प्लॉयज़ को पब्लिक एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पे करना चाहिए। ऐसा होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में कैसा होता है कि टॉप परफॉर्मर जो है उसे भी उतना ही पेमेंट मिलता है जितना जो नॉन परफॉर्मर है, यानी जो काम नहीं कर रहा है उसको जितना पगार मिल रहा है उतना ही एक बहुत एफिशिएंट वर्कर को भी उतना ही मिलता है। तो फिर वो जो काम कर रहा है, जो अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, वो भी यही सोचेगा कि क्यों ना मैं भी काम कम करूं, वेस्टेज भी करूं, तो भी मुझे उतना ही पगार मिलेगा, तो मैं मेहनत क्यों करूं। तो ये चीज़ एम्प्लॉय के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वो मोटिवेटेड रहने चाहिए। इसीलिए ये एक सोल्यूशन किया जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के ऊपर पे किया जाए। तो ये सारे सोल्यूशंस थे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेटाइजेशन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहां गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ट्रांसफ़र करती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई? गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बर्डन बन चुकी थी, इसीलिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जिसमें प्राइवेटाइजेशन का भी जिक्र था, तो ये अडॉप्ट किया। चेयरमैन जीवी रामकृष्णा के अंडर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 1996 में 58 डिफरेंट PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। 1996-1997 के दौरान ये सेल नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में ले जाया गया। 1999 गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया, एक है स्ट्रैटेजिक और दूसरा है नॉन स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन आता है? 4 तरीके के इंडस्ट्रीज़ आते हैं स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ में। पहला है आर्म्स एम्यूनिशन और डिफेंस इंडस्ट्री, सेकेंड है एटॉमिक एनर्जी, थर्ड है माइनिंग ऑफ मिनरल फॉर द एटॉमिक इंडस्ट्री और फोर्थ है रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये चारों आते हैं स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री के अंदर। और नॉन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ में आता है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ में नहीं आती है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ नॉन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया 1 अप्रैल 2005 से, जिसमें ऐसा था कि PSU जो भी PSU का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके जितना भी प्रोसीड मिल रहा है उस पर गवर्नमेंट जितना भी कमा रही है उसका 75% यूज़ करेंगे, ताकि हम एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रमोशन में ऐसे सोशल सेक्टर स्कीम्स में फाइनेंस किया जाएगा। और बाकी के 25% जो है वो लगा दिए जाएंगे जो प्रॉफिटेबल PSUs हैं उनके कैपिटल नीड पूरा करने के लिए। इसके बाद जो 2012 और 13 का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था वो रखा गया था 30,000 करोड़, और यहाँ और इस साल उन्हें अचीव कितना हुआ था? 29,956.06 करोड़, जो कि काफ़ी हद तक करीब था 30,000 करोड़ के। और नेक्स्ट ईयर यानी 2013-14 में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया, जबकि उस साल एक्चुअल अचीवमेंट सिर्फ 15,819.45 करोड़ है। अब प्राइवेटाइजेशन के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस मेथड में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने शेयर्स सोल्ड करती है, मतलब बेचती है कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन को। ये शेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में भी सोल्ड किए जा सकते हैं। IPO के लिए स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट का होना काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए ये मेथड स्मॉल कंट्रीज़ या जहाँ पे कैपिटल मार्केट वीक है ऐसे कंट्रीज़ में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। फिर सेकंड मेथड है प्राइवेटाइजेशन का, सेल टू फॉरेनर्स। इस मेथड में ऐसा होता है कि जो बायर होता है वो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होता है, कोई फॉरेन कंपनी बाय करती है।
जैसे कि हमें पता है जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल बहुत कम होता है, और इस सिचुएशन में ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि फॉरेन कंपनी ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, यहाँ पे बाय कर सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति उद्योग लिमिटेड को बेच दिया था एक फॉरेन कोलैबोरेटर को, जो कि है सुजुकी कंपनी, जो कि जापान की है। तो ये एक एग्जांपल है सेल टू फॉरेनर। फिर थर्ड मेथड है प्राइवेटाइजेशन का, मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स बायआउट्स। ये मेथड में क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, जो भी उस पीएसयू के मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं, वो ही खुद उस फर्म का मेजॉरिटी स्टेक ले लेते हैं। फिर है स्ट्रैटेजिक सेल मेथड में गवर्नमेंट अपना शेयर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को सेल करती है। फिर है इक्वल एक्सेस वाउचर प्रोग्राम। ये एक ऐसा मेथड है प्राइवेटाइजेशन का जिसमें लोगों को वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और एक अटेम्प्ट किया जाता है कि हम असेट्स अलोकेट कर पाएँ, जितने भी वाउचर होल्डर्स हैं उनसे बराबर मात्रा में असेट्स अलोकेट कर पाएँ। प्राइवेटाइजेशन के फेवर में और उसके खिलाफ कौन सी बातें कही गई है। अब पहले जान लेते हैं प्राइवेटाइजेशन के फेवर में कौन सी चीज़ें हैं। पहली है प्रोवाइड कंपटीशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंपटीशन मिलता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे काफ़ी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये एक अच्छी बात है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। फिर सेकंड है इम्प्रूव क्वालिटी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है, इसके वजह से क्वालिटी में काफ़ी सुधार होता है। फिर है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड सरप्लस। टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है ताकि प्रॉफिट अचीव हो सके, इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी और सरप्लस इम्प्रूव होते हैं। फिर है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइवेटाइजेशन हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर है क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्राइवेटाइजेशन के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे अनएम्प्लॉयड लोगों को भी काम मिलता है, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं जो प्राइवेटाइजेशन नहीं करने के लिए हमें फोर्स करती हैं, जैसे कि एनकरेजेस मोनोपोली ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मोनोपोली ग्रोथ बढ़ने की भी संभावना होती है, इसीलिए ये एक चीज़ है जिसके वजह से प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। फिर एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। कुछ ऐसे भी एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ लॉस होता है, तो ऐसे एंटरप्राइजेस का कोई भी शेयर कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज ख़रीदना नहीं चाहेगी, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फिर है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट तो कमाना चाहती है, बट उनके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता है जितना गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक सेक्टर को मिलता है, उतना प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जमा नहीं कर सकती है, इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। फिर नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक मनी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर प्रॉफिट कमाना चाहती है, उनका उद्देश्य वही होता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार ब्लैक मनी न्यूज़ देखने को मिलती है हमें, तो ये सारी चीज़ें हमें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सीकनेस इन इंडिया। अगर उस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का एक्यूमुलेटेड लॉस उस फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएटली 4 ईयर्स पहले के नेटवर्थ का अगर हम एवरेज निकालें तो उससे अगर 50% भी है तो हम इसे मानते हैं कि ये सीक इंडस्ट्रियल कंपनी है। या फिर अगर वो अपने डेब्ट्स रीपे करने के लिए फेल हो जाती है वो कंपनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में, वो भी डिमांड राइटिंग में बनाने के बाद भी, क्रेडिटर के तरफ से डिमांड राइटिंग में आने के बाद भी अगर वो फेल हो रही है डेब्ट्स पे करने के लिए, वो भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में, तो भी उसे एक सीक इंडस्ट्रियल कंपनी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल सीकनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सीकनेस एक काफ़ी सीरियस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि पूरी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम मानी जाती है। इंडिया में मेजॉरिटी स्मॉल यूनिट सिक इंडस्ट्रीज़ में आते हैं और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी के लिए। सेकंड फीचर है इसका आउटकम ऑफ वेरियस कॉजेस।
इंडस्ट्रियल सीकनेस किसी एक वजह से नहीं तो काफ़ी सारे रीजंस के वजह से होता है, जैसे कि फाइनेंशियल रीज़न, टेक्निकल, मैनेजरियल, पर्सनल या फिर मार्केटिंग के वजह से भी इंडस्ट्रियल सीकनेस क्रिएट होती है। फिर ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जैसा हमने देखा कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो पूरा यूनिवर्स की प्रॉब्लम है ये। फिर विजिबल सिम्टम्स, इंडस्ट्रियल सीकनेस के काफ़ी सारे सिम्टम्स हमें विजिबली देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, लो प्रॉफिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड लोन इंस्टॉलमेंट। फिर है सीरियस कॉन्सिक्वेंस, ये इंडस्ट्रियल सीकनेस हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी सीरियस होता है। इसका असर हमारे एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और नेशनल इकोनॉमी पे भी पड़ता है। फिर है प्रिवेंटिव अप्रोच, इंडस्ट्रियल सीकनेस कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं तो इसे रिमूव किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सीकनेस के कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कुछ कॉजेज़ क्या होते हैं जिस वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस बढ़ती है इंडिया में। तो इंडिया में 2 तरीके से बताए गए हैं इसके कॉजेज़। फर्स्ट है एक्सटर्नल, सेकंड है इंटरनल। एक्सटर्नल कॉजेज़ में आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से और उसका गुड क्वालिटी ना होने की वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स ट्रबल में आते हैं बहुत बार। फिर सेकंड है लैक ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उस वजह से भी इंडस्ट्रियल यूनिट को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ती है और वो टाइमली ना मिल पाने की वजह से भी प्रॉब्लम में आते हैं फर्म्स। फिर है पावर कट बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी जगह पावर कट की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और इस वजह से उन्हें जितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट है पावर की वो उनको मिल भी नहीं पाती है बहुत बार, तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। फिर है सडन चेंज, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी में काफ़ी सडन चेंज आ जाता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉलिसी में या फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग या टैक्सेशन के पॉलिसीज़ में। तो ऐसे वक्त में भी ये एक प्रॉब्लम होती है, एक्सटर्नल कॉज बोला जाता है इसे। फिर नेचुरल कैलामिटी, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए या फायर लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए कोई, तो ये सारी चीज़ें भी एक प्रॉब्लम है एक्सटर्नल कॉजेज़ में। फिर इंटरनल कॉजेज़ में क्या क्या आता है। फर्स्ट है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजरियल डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे कि प्रोडक्शन का डिसीज़न, मार्केटिंग का डिसीज़न, फाइनेंस, मटेरियल, मेंटेनेंस, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी डिसीजंस अगर सही से नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक इंटरनल कॉज होता है इंडस्ट्रियल सीकनेस के लिए। फिर है टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी, टेक्नोलॉजी की कौन सा टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना चाहिए, इंडस्ट्री की क्या लोकेशन होनी चाहिए, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, इनमें अगर कोई रॉन्ग चॉइस की जाए तो इस वजह से भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस बढ़ता है। फिर है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर वर्किंग कैपिटल कम पड़ रहा है इंडस्ट्री के पास तो ऐसे समय पे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडस्ट्रियल सीकनेस क्रिएट होता है। फिर है लेबर प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ये सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगड़ते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से भी इंडस्ट्रियल सीकनेस बढ़ता है। फिर है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका अगर अंडर यूटिलाइजेशन हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, या अगर वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो अवेलेबल ही ना हो तो ऐसे केस में भी हमें इंडस्ट्रियल सीकनेस देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि इसके लिए कोई सजेशंस हैं क्या, रेमेडियल मेजर्स हैं क्या। फर्स्ट ये है कि मेजर्स टेकन बाय बैंक क्या कर सकती है इसमें। बैंक ये कर सकती है कि बैंक एडिशनल वर्किंग कैपिटल ग्रांट कर सकती है। सेकंड ये है कि वो इंटरेस्ट की रिकवरी रिड्यूस रेट पे कर सकती है, कम रेट पे कर सकती है। फिर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, सीक यूनिट में क्या कर सकते हैं हम कि मशीनरी जो आउटडेटेड यूज़ हो रही है उसे अगर हम मॉडर्नाइजेशन कर दें तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। फिर है रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितना भी आउटस्टैंडिंग एडवांस जो होगा उसे रियलाइज़ कर सकते हैं हम, तो उसके वजह से हमारी जो शॉर्टेज है पैसों का वो फंड्स इकट्ठा होने में मदद मिल सकती है और उस वजह से सीकनेस कम हो सकती है। फिर है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि रेगुलेटरी और प्रमोशनल दोनों एजेंसीज मिलके सिक यूनिट्स को हेल्प कर सकती हैं ग्रो करने के लिए, वापस से उनकी सिक यूनिट को ठीक करने के लिए।
और लास्ट है अलर्ट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को अच्छा बना के एफिशिएंट मैनेजमेंट अपॉइंट करके भी हम सीक इंडस्ट्रीज़ को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विदर्भाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में विदर्भा का एग्रीकल्चर देख लिया था, इस यूनिट में हम क्या देख रहे हैं, विदर्भा का इंडस्ट्रियलाइजेशन। विदर्भ को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, एक है अमरावती और दूसरा है नागपुर रीजन। तो अमरावती रीजन ऐसे तो बैकवर्ड रीजन माना जाता है हमारे स्टेट का, मतलब महाराष्ट्र का। अमरावती रीजन स्टेट का कुल 4.5% फैक्ट्रीज कैरी करता है और 2.9% एम्प्लॉयमेंट, 1.3% वर्किंग कैपिटल, 1.1% आउट, 0.6% वैल्यू एडेड बाय इंडस्ट्रीज इंक्लूड करता है। इसका मतलब यही है कि इस रीजन में हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अमरावती रीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनका नाम है अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और यवतमाल। अकोला डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो मिर्जापुर में ग्रोथ सेंटर बनाने वाले हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रोड, रेलवे और एयर फैसिलिटीज़ से प्रॉपरली कनेक्टेड है और साथ ही यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में कॉटन, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स, ये ज़्यादा क्रॉप्स कल्टिवेटेड होते हैं और अकोला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे 3 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट्स भी लोकेटेड हैं, अकोला, वाशिम और कारंजा में। और साथ ही MIDC ने भी ये प्रपोज किया है कि यहाँ पर अकोला डिस्ट्रिक्ट में 10 मिनी इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाएंगे। फिर सेकंड है अमरावती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 2 ग्रोथ सेंटर्स देखने को मिलते हैं। 2 ग्रोथ सेंटर्स स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। एक है आंचलपुर और दूसरा है धामणगांव। अमरावती डिस्ट्रिक्ट 2nd रैंक लाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस रीजन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और ये 32.9% ऑफ फैक्ट्रीज इंक्लूड करता है रीजन की, प्लस 22.3% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। 20.8% वर्किंग कैपिटल का हमारे 20.8% अमरावती डिस्ट्रिक्ट से आता है। ये डिस्ट्रिक्ट भी रोड, रेलवे और एजुकेशनल नेटवर्क से अच्छा डेवलप्ड है। फिर आता है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आपको गवर्नमेंट ने 2 ग्रोथ सेंटर्स प्लान किए हैं, एक है शेगांव और एक है चिखली। ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड यानी कि सबसे कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारे अमरावती रीजन का। ये डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, खामगांव, शेगांव और जलगांव में। ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, बस यहाँ पे थोड़ा अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत है। फिर आता है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे अमरावती रीजन का। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ग्रोथ सेंटर्स प्लान किए हैं, एक है पूसड़ और दूसरा है वाणी। यवतमाल भी एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ही माना जाता है हमारे अमरावती रीजन का। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अभी भी एक्सेलरेट नहीं हुई हैं, अभी भी बढ़ी नहीं है। भले ही यहाँ पर आपको वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क दिख जाएगा, बट फिर भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। फिर आता है नागपुर रीजन। अमरावती रीजन का हमने देख लिया चारों डिस्ट्रिक्ट्स, एक अकोला, अमरावती, बुल्ढाना और यवतमाल। अब हम नागपुर रीजन देखते हैं। नागपुर रीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा, गढ़चिरौली। इस रीजन में एजुकेशनल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। नागपुर रीजन में काफ़ी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, पावर, मिनरल, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती है। ये रीजन नागपुर रीजन हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यहाँ पर नागपुर रीजन के नागपुर, खापरखेड़ा और चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट्स के जनरेशन के लिए, मतलब पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है। इसमें नागपुर रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे? नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, वर्धा और गढ़चिरौली। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ पे 3 ग्रोथ सेंटर्स होंगे, एक उमरेड, 2nd कातटोल और 3rd सावनेर। ये डिस्ट्रिक्ट भी रोड, रेलवे और एयर फैसिलिटीज़ से काफ़ी अच्छी है ये इस डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी अच्छे हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। नागपुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में टॉप करता है और यहाँ पर हमारे रीजन का 55.4% फैक्ट्रीज़ हमें नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रीजन में से
एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 59.6% हमें यहीं पे देखने को मिलती है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग कैपिटल, नागपुर रीजन का 50.9% वर्किंग कैपिटल हमें यहीं पे देखने को मिलता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी मौजूद हैं। नागपुर, काटोल और बुटीबोरी, हिंगना, कलमेश्वर, कामठी, कन्हान, इस जगह पे। इस वजह से काफ़ी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे क्रिएट होती हैं। इसके साथ ही 2 मिनी इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी यहाँ पे काम करते हैं, जो कि पारशिवनी और नारखेड़ में मौजूद हैं। इसके अलावा MIDC ने अभी लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया मोदी में लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करने के लिए प्रपोज किया है, और रामटेक, कुही और भीवापुर में भी 3 मिनी इंडस्ट्रियल एरियाज़ खोलने का सोचा है, सेटअप करने का सोचा है। इसके बाद आता है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ग्रोथ सेंटर्स प्लान किए हैं, एक है वरोड़ा और दूसरा है मूल। इस डिस्ट्रिक्ट ने लास्ट 2 डिकेड्स में काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉरेस्ट वेल्थ, आदिवासी पॉपुलेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। भले ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इतना अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, पर फ्यूचर में यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर आता है भंडारा डिस्ट्रिक्ट। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ग्रोथ सेंटर्स प्लान किए हैं, एक है तिरोडा और दूसरा है देवड़ी। यहाँ पर आपको ज़्यादातर एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी काफ़ी पॉपुलर है, जो कि है बीड़ी मेकिंग और तेंदू लीव्स ट्रेड की। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलती है इस भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। भले ही ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है हमारे नागपुर रीजन का, पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है। भंडारा में आपको कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट भी देखने को मिलती है। फिर वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने एक ग्रोथ सेंटर प्लान किया है देवड़ी में। वर्धा डिस्ट्रिक्ट भी एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ही है हमारे नागपुर रीजन का। ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के एसोसिएशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट दिख जाएंगे समुद्रपुर और तेलेगांव में। MIDC ने यहाँ पर 4 मिनी इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करने का प्रपोजल दिया है, एक हिंगनघाट, दूसरा सेलू, तीसरा कारंजा और चौथा समुद्रपुर में। फिर आता है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारे नागपुर रीजन का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2 ग्रोथ सेंटर्स प्लान किए हैं, एक है गढ़चिरौली और दूसरा है देसाईगंज। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हमारे महाराष्ट्र का, मतलब पूरे महाराष्ट्र का, सिर्फ नागपुर रीजन का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र का सबसे लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पर भले ही आपको फॉरेस्ट वेल्थ अच्छी देखने को मिल जाएगी, और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट आदिवासी पॉपुलेशन के लिए भी फेमस है। गढ़चिरौली में आपको लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया आष्टी में देखने को मिलेगा, और मिनी इंडस्ट्रियल एरिया का प्रपोजल मिला है कुरखेड़ा, धनोरा, येतापल्ली एंड सिरोंचा में। विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है पुअर कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये एक कंस्ट्रेंट माना जाता है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सेकेंड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। विदर्भ अभी भी बैकवर्ड माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के मामले में। यहाँ पे कुछ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हमें कई बार नहीं देखने को मिलती है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे विदर्भ में। फिर है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। कई बार ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से, जैसे प्रॉपर रेन नहीं, प्रॉपर बारिश ना होने की वजह से, या रॉ मटेरियल सही से ना मिलने की वजह से भी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसका असर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पड़ता है। फिर है नॉन प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। एक और प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग नहीं होती है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है लो डिमांड। यहाँ विदर्भ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की काफ़ी लो डिमांड है, जिसके वजह से यहाँ पे लो कंजम्पशन लेवल होता है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी भी काफ़ी सारे स्मॉल स्केल यूनिट्स विदर्भ के आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, जो कि काफ़ी कॉस्टली जो कि स्मॉल यूनिट्स के लिए काफ़ी कॉस्ट बढ़ाते हैं, और उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं विदर्भ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। पहला है कि अगर
गवर्नमेंट ने एडिक्वेट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर दें तो हमारे इंडस्ट्रीज़, विदर्भ की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक अच्छे हो सकते हैं। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को अगर इम्प्रूव कर दिया जाए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटीज़ अच्छी कर दिया जाए तो इससे भी ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। थर्ड है टेक्नोलॉजी सपोर्ट अगर प्रोवाइड किया जाए विदर्भ इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो काफ़ी सारे मशीनरीज इंपोर्ट कर पाएँ लोअर कॉस्ट में। फिर और एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल इस्टेट अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है विदर्भ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है कि अगर ट्रेनिंग पहुंचाई जाए, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल और इस तरीके की कोई ट्रेनिंग्स दी जाए तो ये भी हमारे विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फिर है अवेयरनेस कैंपेन, अगर अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया जाए ताकि जो न्यू जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरित हो तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसके पहले का एक यूनिट भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो यूनिट देख सकते हैं। इसके आगे के थर्ड और फोर्थ यूनिट भी हमारे चैनल पर जल्दी ही आने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू so much.